राम राम बच्चों, क्या हाल चाल सबका? बढ़िया हो? ठीक है, आज एक नया टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमारे दिमाग में बनते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल असल में एक फॉर्म है किसका? पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती थी? Px इज इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 a2 एक्स की पावर 2 अप टू an एक्स की पावर n। क्लियर है? इसमें डिग्री किसको बोलते थे? x की सबसे हाईएस्ट पावर को। तो x की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे, और अगर डिग्री 1 हुई, डिग्री क्या हुई? 1, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? तो आपके दिमाग में आएगा कि 2x प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है ना? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, पी वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस 7 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। फर्क क्या है इसमें और इसमें? वेरिएबल्स का फर्क है। इसका वेरिएबल यहां पर देखो, इसमें डिग्री 1 है, यहां पर भी डिग्री कितनी है? 1, और इसकी भी डिग्री कितनी है? 1। तो इस वजह से, लेकिन फर्क इसलिए तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, लेकिन वेरिएबल्स का फर्क देखो, इसमें सिंगल वेरिएबल है ये, और ये 2 वेरिएबल है। तो हमें ये पढ़ना है 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर 2xy प्लस 7, ये बताओ क्या है? ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है? ये नहीं है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर असल में ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, और प्रोडक्ट होंगे तो ऐड हो जाते हैं, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा विद 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि 2 वेरिएबल होने चाहिए और x और y दोनों की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसका आप जनरल फॉर्म भी लिख लेते हैं हम लोग। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या हुआ? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म हुआ, लेकिन एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो। ऐसा क्यों? अगर a 0 होगा तो अगर x का कोफिशिएंट a 0 हो जाए तो ये हट जाएगा पूरी तरीके से, तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये सिंगल लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, लेकिन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। और अगर b 0 हुआ तो ये टर्म्स खत्म हो जाएगा, और इसकी वजह से ये x में वेरिएबल रहेगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। जबकि हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि जनरल इक्वेशन तो पता चल गई कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। तो जब लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई, बहुत हंस रहे हो, क्या बात है, लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गई, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई इसका पर्पस क्या है, पढ़ते क्यों है? तो पढ़ने का मेन कारण यह है, देखो इसका यूज कहां नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन है आप लोगों में कि एक टैक्सी ड्राइवर पहले किलोमीटर पे 8 रुपया लेता है, और इसके बाद वो हर 1 किलोमीटर पे बढ़ता जाता है, मतलब तो उसमें 5 रुपया लेस करता है। बाकी सारे किलोमीटर, मतलब दूसरे किलोमीटर से जब स्टार्ट करता है तो 5 रुपया लेस कर देता है। तो टोटल कॉस्ट अगर उसने 420 रुपये दी, मतलब उसने टोटल पेमेंट अगर वाई करी है, तो उसकी इक्वेशन बनाने के लिए बात हुई है। क्लियर? तो वो इसमें इसी के पर्पज से यूज करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 1 किलोमीटर का मान ले x, टोटल मान ले y, तो उस हिसाब से एक इक्वेशन बन जाती है। जैसे मान लो एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन है 9th में, ये भी है कि अभी मेरी एज तुम्हारी एज की डबल है। अभी मेरी एज, तो मेरी एज मान लो y, और तुम्हारी एज कितनी? x, उसकी कितनी है? डबल। तो y इज इक्वल टू 2x, अभी की बात है ना, और फिर बोल दूं 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज से, मैं तुमसे 5 साल और बढ़ जाऊंगा। मेरी एज तुम्हारी एज की 5 साल और ज्यादा हो जाएगी। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद अभी मैं y हूं, तो 3 साल बाद तो y प्लस 3 हो जाऊंगा, और तुम कितना हो जाओगे?
x प्लस 3, तो 3 साल बाद तुम्हारी एज हो जाएगी x प्लस 3, मेरी एज हो जाएगी y प्लस 3, और मैं उससे 5 साल बड़ा रहूंगा, तो ऐसा कुछ बनेगा ना इक्वेशन। तो ये भी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो इसकी भी डिग्री वन है और 2 वेरिएबल्स हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो बात हो गई मैथ्स में। इसी तरीके से फिजिक्स में भी यूज होता रहता है। फिजिक्स में कहां पे यूज होता है, जैसे आप जो मोशन की तीनों इक्वेशन को प्रूव करते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें आपको एक ग्राफ सिखाया जाता था कि वेलोसिटी, टाइम, और ये एक लाइन खींची जाती थी, याद हो तो। क्योंकि ये वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल है किसका, टाइम का। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहे तभी ये फॉर्मूला लगाया जाता था, और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी मान लो 0 h कुछ भी हो, तो टाइम जैसे जैसे चेंज होगा आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो ये भी तो एक वेरिएबल और एक वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसको भी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ही रखेंगे। तो इसका भी एप्लीकेशन फिजिक्स में हो रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में अपना एप्लीकेशन होगा। इस वजह से इसको थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसके ग्राफ के लिए चर्चा करते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन होती है किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जिसमें a और b 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो एक तो बच्चों वाला मेथड होता था, आपको बचपन से ही सिखाया गया कि जैसे मान लो आपको बनाना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक टेबल बनाओ, टेबल में एक्स वाई बनाओ और x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। इस तरीके से ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, 0,1, 1,2, क्योंकि कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका कैसा होता है, x, y। ऐसे 2 रखोगे तो 3, तो अगला कोऑर्डिनेट 2,3। तो ये सारे आपको पॉइंट्स मिल गए ना। ये कौन से पॉइंट्स हैं, जो कि लाइन पर लाई करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को लाई इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर दिया जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ में आई? तो इधर सुनिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए 2 मेथड पढ़ने हैं आपको। एक तो आपको पढ़ना है स्लोप मेथड। स्लोप मेथड में क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक मेथड है आपका इंटरसेप्ट मेथड। इंटरसेप्ट मेथड, इंटरसेप्ट मेथड क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक। तो देखो स्लोप मेथड में, अब पहले स्लोप मेथड से सारी चीजें समझेंगे। तो स्लोप मेथड में जो m होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप मतलब हमेशा याद रखना होता है tan थीटा। स्लोप मतलब tan थीटा। और थीटा के लिए अगर मैं tan थीटा की यहाँ बात करूँ तो थोड़ा सा tan थीटा के बारे में समझ लो कि tan थीटा की आपको वैल्यूज याद कराई गई थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। क्लियर? ये जो वैल्यूज आपको याद कराई गई थी, इस पे थोड़ा सा अगर आप क्रिटिकली सोचो तो आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि हाँ कैसे चीजें हो रही हैं। 0 की वैल्यू कितनी होती थी, 0। 30 की वैल्यू होती थी 1/√3, 45 की वैल्यू होती थी 1, और 60 की वैल्यू होती थी √3, और 90 होता था इनफाइनाइट। बात समझाई? इसका मतलब कि जो tan है वो 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज ही कर रहा है। और इसका अगर ग्राफ आपको नहीं पता हो तो कोई नहीं, बस आपको ये केवल समझाने के लिए मैं बना रहा हूं कि tan का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका ये 90 एंगल है, 90 डिग्री, और ये आपका 0 डिग्री। तो देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है और tan इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? और 90 पर tan कितना हो गया, इनफाइनाइट। बात समझाई? और 90 के आगे tan कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है 180 डिग्री। तो अगर 90 से आगे बढ़ोगे आप तो देखो tan आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो थीटा पर
tan थीटा डिपेंड कर रहा है और tan थीटा चेंज होगा तो स्लोप चेंज होगा। और स्लोप मतलब होता है झुकाव, किसका, लाइन का, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ। तो tan थीटा की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी किस पे, थीटा पे। अगर थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो tan थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर थीटा आपका 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है। अगर आपका थीटा 0 से 90 के बीच में है, ये वाली लाइन में है, तो वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा और इंक्रीज करेगा। और अगर tan थीटा में थीटा आपका 90 से 180 के बीच में है तो वो tan थीटा नेगेटिव होगा। तो tan थीटा नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। बात समझाई। तो स्लोप के बारे में आपने पता किया। और m क्या होता है, इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। क्लियर है। तो अच्छा ये बात तो क्लियर है ना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये एक लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल जिसमें a और b 0 नहीं होने चाहिए। इसका ग्राफ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। बात समझाई। तो स्ट्रेट लाइन होता है। अब तुम्हें भी पता है कि स्ट्रेट लाइन x को एक ही बार कट कर सकती है। मैक्सिमम कितने टाइम्स कट कर सकती है, एक बार। हो सकता है एक भी बार ना कट करे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट करेगी, एक बार। इसीलिए लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 1। आपको पता है कि जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो वैल्यू जिसके लिए पूरा फंक्शन क्या हो जाए, 0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस। तो असल में जीरोस क्या होता है, अगर ग्राफ के माध्यम से आप समझो तो जीरोस वही है जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरोस होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम एक बार कट कर सकता है ग्राफ तो उसके जीरोस 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 बार कट कर सकते हैं, इसलिए उसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2। कम से कम 0 भी हो सकते हैं। क्यूबिक में मैक्सिमम 3 बार एक्स को कट करते हैं ग्राफ, इस वजह से उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 3। मतलब जीरोस क्या होते हैं, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम एक ही बार कट कर सकती है, उसके अलावा आप सोच नहीं सकते कि मैक्सिमम एक बार, वापस तो घूम के नहीं आएगी ना। तो लाइन एक ही बार कट करती है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम एक ही जीरोस हो सकता है। बात समझाई, ठीक है। तो हम लोग स्लोप मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। स्लोप मेथड का जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m को बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा की दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा उसके थीटा पर। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में, तो ये देखो यहां पर 0 से 90 के बीच में तो tan थीटा पॉजिटिव, और अगर 90 से 180 के बीच में है तो tan थीटा नेगेटिव। और tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब स्लोप नेगेटिव। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका मतलब क्या होता है, अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव है मतलब लाइन इस तरीके से गिरेगी। tan थीटा के पॉजिटिव होने का मतलब कि आपका एंगल 90 से कम है। अभी मैंने बताया tan थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा 90 से कम होगा। तो थीटा 90 से कम होगा यही ना, क्योंकि अगर लाइन ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो ये तो कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये तो 90 हुई तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपका एंगल कैसा होना चाहिए, 90 से कम। अगर आपका, तो हटा दूं सारे, कुछ हटा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। काम करते हैं, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, वहां पर स्लोप के बारे में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। अब हम लोग केवल, आपको पता चल गया कि जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका हम लोग पहला मेथड पढ़ रहे हैं, स्लोप मेथड। स्लोप मेथड, स्लोप मेथड में आपको बताया गया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म होना चाहिए। मतलब कोई भी जनरल इक्वेशन दी होगी तो उसको इसका फॉर्म हम लोग दे लेंगे। ठीक, उसमें m क्या था आपका, m था आपका स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा की दो पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव कब,
जब थीटा 0 से 90 के बीच में, और नेगेटिव कब, जब थीटा 90 से 180 के बीच में। क्लियर है? टेन थीटा पॉजिटिव, ध्यान से देखो, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों ही केस में ध्यान दो तो थीटा कैसा है आपका 90 से कम, 90 से कम होगा तो लाइन इस तरीके से जाएगी। और अगर टेन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव कब होता है, टेन नेगेटिव तब होगा जब थीटा 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। देखो यहाँ 90 से ज्यादा है कि नहीं एंगल, हाँ कि ना। तो स्लोप मेथड में आपको दो बातें बस याद रखनी है, थीटा सारी चीजें डिसाइड कर रहा है। अगर थीटा 90 से कम है तो तीन पॉसिबिलिटी, और अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो तीन पॉसिबिलिटी। अब इन तीनों में फर्क क्या है, तो तीनों में फर्क क्या है, ये देखो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई को कट कर रही है लाइन, तो यहां इंटरसेप्ट जो सी कैसा है वो पॉजिटिव है कि नहीं। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले लाइन को देखो तो सी कैसा है 0, क्योंकि ओरिजिन को कट कर रहा है। ये किसको कट कर रहा है, ओरिजिन, तो ये वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी में c क्या होता है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, y एक्सिस का इंटरसेप्ट ये होता है c। तो देखो यहां पर c यहां पर कैसा है पॉजिटिव, क्योंकि y एक्सिस पॉजिटिव y में कट कर रहा है। इसमें c 0 है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये y को कट ही नहीं कर रहा, और ये देखो नेगेटिव y में कट कर रहा है ना, तो यहां पर c कैसा होगा, नेगेटिव। तो आपको तीन ग्राफ मिले, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये m पॉजिटिव है और c नेगेटिव है, सॉरी c भी पॉजिटिव है। ये लाइन m पॉजिटिव है और c 0 है, ये लाइन m पॉजिटिव है और c आपका नेगेटिव है। तो आप इसी हिसाब से, अगर आपसे मैं पूछ लूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो आप नहीं बना लोगे। देखो ये इसी तरीके से लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर इससे कंपेयर करो तो m कितना आया, m आपका आया +1, और c कितना है, वो भी 1 है प्लस, तो दोनों m और c +1 है, तो इसका मतलब कि आपका m भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि एंगल 90 से कम होगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, तो ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो ये वाली ग्राफ हो जाएगी। पॉइंट्स अभी उसको दिखाना है वो अलग दिखा लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए y इज इक्वल टू, कैसे नहीं, अगर आप देखो ये तीन पॉसिबिलिटी होती, क्योंकि मैंने बताया था कि आपका m पॉजिटिव है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि m आपका कैसा है, पॉजिटिव, और m पॉजिटिव होने का मतलब tan थीटा आपका है पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब थीटा 90 से 180 के बीच में लाई करेगा। उस केस में आपका थीटा कहां से कहां लाई करेगा, 90 से 180 के बीच में। तो 90 से 180 के बीच में कब लाई करेगा, जब m नेगेटिव होता, जबकि यहां m कैसा है, पॉजिटिव, तो m पॉजिटिव होगा तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 90। और एंगल को मेजर कैसे करते हैं, पॉजिटिव एक्स के साथ, बात समझाई। तो एंगल को जब पॉजिटिव एक्स के साथ आप मेजर करोगे और एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। ये पॉसिबिलिटी में तो देखो आपने m को बढ़ा दिया ना, थीटा को 90 से बढ़ा दिया, इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। नेगेटिव के केस में ये पॉसिबिलिटी बनती है, देखो यहां बनाया गया है कि नहीं। तो कुल मिलाकर आप याद रखने वाली बात एक सोच लो, कितना टाइम टेकिंग हुआ यार, ज्यादा टाइम ले रहा है, ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं जा रही है। m पॉजिटिव c पॉजिटिव, तो लाइन कैसी बनेगी, ये, क्यों, m पॉजिटिव है, थीटा 90 से कम होगा, और c पॉजिटिव मतलब प्लस y पे कट करेगी। दूसरा केस m पॉजिटिव c 0, ओरिजिन से लाइन जाएगी और इस तरीके से लाइन का झुकाव होगा, उसका स्लोप इस तरीके से होगा,
क्योंकि m पॉजिटिव है तो थीटा अभी भी 90 से कम रहेगा। तीसरा केस क्या बनता है, m नेगेटिव और c आपका कैसा है, नेगेटिव। तो सॉरी, m पॉजिटिव और c नेगेटिव। m पॉजिटिव मतलब लाइन अभी भी ऐसे ही रहेगी, देखो थीटा अभी भी कैसा है, 90 से कम, और c नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव y में कट करेगा। ठीक, अगला केस बना लें, फोर्थ केस, m नेगेटिव c पॉजिटिव, m नेगेटिव c पॉजिटिव। तो m नेगेटिव मतलब कि आपका थीटा 90 से ज्यादा, और c पॉजिटिव का होने का मतलब कि पॉजिटिव y में कट करेगा। तो ग्राफ इसी तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ये देखो, ये 90 से ज्यादा है एंगल, थीटा 90 से ज्यादा तो tan थीटा नेगेटिव, तो m आपका नेगेटिव, और c पॉजिटिव है तो यहां पर इस तरीके से कट करेगी लाइन। अगर आपका फिफ्थ, m आपका नेगेटिव और c आपका नेगेटिव, तो c नेगेटिव होने का मतलब कि नेगेटिव y में, और m नेगेटिव होने का मतलब थीटा 90 से ज्यादा, तो आपकी एक ही पॉसिबिलिटी बचती है ना। और एक केस है m नेगेटिव c जीरो, तो वहां पे ओरिजिन से लाइन जाएगी लेकिन थीटा 90 से ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो जब तक इसके एक दो इलस्ट्रेशन नहीं करोगे आप, तब तक चीजें समझ नहीं पाओगे। बात समझाई? तो उसका एक भूल गया क्या मैं उसको। अरे भाई, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर वेयर सब कर देना यार। ऐसा लगता है दहेज मांग रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, मांगना पड़ता है। नहीं अभी देखो, एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 या 6 ले लो, 6 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। इसका अगर ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सबको पता है। लेकिन स्लोप मेथड से करना है तो हमको किसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब कि इसको इस तरीके से सेटल आउट करें कि 3y को एक साइड में रखें, बाकी सबको एक साइड में लेकर जाएं। तो अभी क्या इसके रूप में बन गया, नहीं, इसका देखो कोफिशिएंट कितना है y का, +1, तो हमें इसको कितना बनाना पड़ेगा, +1। तो 3 से सब में डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2x/3 और -6/3। बात समझाई? तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -2/3x और -2। अब देखो ये पूरी तरीके से इसका फॉर्मेट बन गया कि नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। अब इसको कंपेयर किया जा सकता है, कंपेयर कर लें अगर, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -2/3, देखो ध्यान से, और c की वैल्यू कैसी आएगी, -2। तो देखो ध्यान से, तो m कैसा है आपका, नेगेटिव है ना, और c कैसा है, वो भी नेगेटिव। m नेगेटिव होने का मतलब क्या है, m नेगेटिव होने का मतलब tan थीटा कैसा है आपका, नेगेटिव, क्योंकि m मतलब tan थीटा होता ही है। और tan थीटा कब नेगेटिव होता है, जब थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। तो और c नेगेटिव होने का मतलब इंटरसेप्ट y पर कैसा कट करेगा, नेगेटिव y पर, आगे ना। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप ध्यान से देखो, पहली बात तो थीटा हमारा 90 से 180 के बीच में होना चाहिए, और एंगल मेजर करने का तरीका ही ये होता है। इस वजह से 180, ये तो 90 हो जाएगा और ये 90 से कम हो जाएगा, तो ये एंगल अगर ये लेंगे तो ये 90 से देखो ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा लेना है हमको, क्योंकि tan थीटा अपना नेगेटिव है। तो इस केस में हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये हमारा y हो गया और ये अपना x हो गया। tan थीटा है नेगेटिव, मतलब 3 पॉसिबिलिटी, या तो ये, या तो ये, और या तो ये। अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पे y पॉजिटिव, y 0, y नेगेटिव। तो ये c 0 का केस है, ये c पॉजिटिव का केस है, और ये c नेगेटिव का केस है। लेकिन तीनों केस के लिए ही m कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि तीनों ही केस में थीटा कैसा है, 90 से बड़ा। देखो ध्यान से, तीनों ही केस में थीटा 90 से बड़ा। तो हमको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, m तो तीनों के लिए नेगेटिव है, लेकिन जिसमें c नेगेटिव है वही वाला केस होगा, तो हमारा ये केस बनेगा, आगे ना। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन बनेगी, जो कि कौन है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू
0। क्लियर? अब जाहिर सी बात है आपको उसके कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। अच्छा खुद सोचो जीरोस क्या होते हैं। जीरोस x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा फंक्शन क्या हो जाए, 0। मतलब मैंने आपको बताया था जीरोस वो हैं जहां पे ग्राफ x को कट करता है। तो यहां पर x पर कौन जीरो होता है, y। तो y को तो पहले ही जीरो रख दें। आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया गया है कि x एक्सिस पर y क्या होता है, 0। तो y को जैसे ही 0 रखोगे तो 2x + 6 = 0 हो जाएगा। y को इस इक्वेशन में 0 रखोगे तो क्या बचेगा, 2x + 6 = 0। तो 2x = -6। तो x = कितना, -3। तो -3, 0। ठीक है, -3, 0। और यहां पर ये है इंटरसेप्ट ना, तो इंटरसेप्ट तो मैंने पहले ही निकाल दिया था कि -2 है, लेकिन एक बार कोशिश कर लो आप। यहां पर x 0 होता है, आपको पता है y एक्सिस पे कौन 0, x को 0 रखोगे तो 3y + 6 = 0। तो 3y = -6। तो y = कितना, -2। x को 0 रखोगे तो 3y = -6। तो x y -2। तो 0, -2। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। यहां पर ये होगा आपका इंटरसेप्ट जो कि आ रहा है कितना, -2 का। देखो आपने ये निकाला हुआ है इंटरसेप्ट। और ये कौन सा पॉइंट है, ये जीरोस है, x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा फंक्शन 0 हो रहा है। तो ये एक बार कट कर रही है, एक जीरोस आया, वो भी कितना, -3। और ये आपका एंगल है थीटा, है ना। और आपका tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा आपका आ रहा है -2/3। ये देखिए tan थीटा मतलब m मतलब -2/3। और ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। क्लियर है? ठीक है, तो फिर बाकी इंटरसेप्ट मेथड के लिए अलग नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा।